आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये है आवाज़ विशेष। हमारे साथ आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके परिवार के इनके प्रपौत्र राज रत्न जी अम्बेडकर है। केवल नाम से नहीं तो कर्म से भी वो बाबा साहब के प्रपौत्र है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक लड़ाई को वो लेके चल रहे हैं, आपने अभी सुना होगा कि हाथरस में बड़े पैमाने पर धम्म दीक्षा ली गई, वो उन्हीं के ही अगुवाई में ली गई। राजरत्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत हार्दिक साधुवाद, आपको हार्दिक बधाई की इस काल में जहां अनेक राज्यों में हमने देखा कि धर्मांतर विरोधी कायदा कानून है, गुजरात से लेके, और जिस तरह से हम धर्मांतर को हमारे देश में देख रहे हैं उस तरह से उसको देखने की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से माहौल रहा है क्रिश्चियन मिशनरियों का कि कुछ लाभ देकर वो धर्मांतरण कराते हैं, इस तरह का माहौल पूरे देश में बना है। लेकिन हम आपका अभिनंदन करेंगे कि एक अच्छा माहौल आपने बुद्ध धम्म के प्रति खड़ा किया और आपने एक अच्छी धम्म दीक्षा ली। कैसा अनुभव रहा उस धम्म दीक्षा का आपका? सबसे पहले आवाज़ इंडिया के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, हाथरस में नहीं, वो गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में ही, और पूरा जो वाल्मीकि मोहल्ला है, पूरे वाल्मीकि मोहल्ले ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपनाई। मुझे अनुभव ऐसा रहा कि लोग डटकर खड़े हैं बौद्ध धर्म के लिए, और वो भी ऐसा समाज जिन्हें हजारों सालों से उनका हिंदूकरण किया गया था, और राम के वो वंशज है, और राम राज्य लाने के लिए बस उन्हीं को ही त्याग करना चाहिए, ऐसे उनकी विचारधारा बनाई गई थी। ऐसे लोग अब हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म की ओर आ रहे हैं। ये सही में भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव और बदलाव की शुरुआत हमको दिखाई दी। लेकिन जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि प्रशासन हमारा नहीं है। शासन गुजरात में तो हमारे ऊपर केसेस भी डाल दिए गए थे, कोर्ट में हम वो भी केस लड़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्मांतरण करने पर ये केसेस डाल रहे हैं। एक तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज, भले आप लोग महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला देखते होंगे, वहाँ पर कई सारे शेड्यूल कास्ट के लोग कुछ ना कुछ जो आमिष दिया जाता है, पैसे का लालच या कुछ, उसके ऊपर क्रिश्चियंस कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन बुद्धिज्म ऐसा धम्म है, ये कोई धर्म नहीं है कि राम को हटा दिया और फिर बुद्ध को बिठा दिया है वहाँ पे। जब हमारी ये धम्म दीक्षा हुई, मैं धम्म दीक्षा के स्पीच में भी मैंने कहा कि देखो, हम तो आपको ये फोटोग्राफ दे रहे हैं, बुद्धा के फ्रेम्स दिए हमने उनको, लेकिन बुद्ध इसमें नहीं है। हमने उनको कहा कि इस फोटो में बुद्ध नहीं है। साथ में हमने द बुद्धाइनिस धम्मा दिया, उनको कहा कि सही में बुद्धा आपको जानना है तो इस किताब में बुद्धाइनिस धम्मा मिलेंगे। तो बुद्धा का जो धम्म है वो टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है, ये कर्मकांड के ऊपर नहीं है कि आपने राम को हटा दिया है और वहां पर बुद्ध की प्रतिमा लगा दी। तो हम जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज हम लोग नागपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर धर्मांतरण हुआ, दूसरे दिनों से इस देश की व्यवस्था ने उसको धर्मांतर मानने से इनकार कर दिया था। कोर्ट में केस हो गई थी, बिल्कुल, और आपके पास वो सब जजमेंट है, इतिहास है। यानी बाबा साहब के धर्मांतरण को भी ये धर्मांतर मानने को तैयार नहीं थे, तो इस धर्मांतर को कैसे धर्मांतर मानेंगे? और ये धर्मांतर इतनी बड़ी क्या कहते हैं, चाटा है योगी के मुंह पर, आरएसएस के हिंदुत्व के मुंह पर, विश्व हिंदू परिषद के मुंह पर इतना बड़ा तमाचा मारा है लोगों ने कि जिनको तुम हिंदू 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 बता रहे थे वही हिंदू फोल्ड से बाहर आ रहे। और फिर जो हमारे साथ होना था वो हुआ। पहले बात तो जब बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई तो हमारा यही था कि जिस तरह से हमारे कार्यक्रम चलते हैं, दीक्षा होती है, फिर हम चले जाते हैं और वो लोग अपना एक नया जीवन शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे दिन द प्रिंट वाले वहां गए, अलग अलग न्यूज मीडिया के लोग वहां गए, उन्होंने ये खबर चलाई। हमें भी पता नहीं था कि इसके रिपरकशंस इतने बड़े होंगे, और धीरे धीरे पूरे देश भर में, देश में ही नहीं विदेशों में भी ये खबर चली गई कि वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपना ली है। आनंद फानन में वहां का डीएम, कलेक्टर, एसपी, पुलिस वाले सभी लोग उस गांव में पहुंचे। उस गांव में पहुंचकर वो उनके पैर पकड़ रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को क्यों छोड़ रहे हो, हमसे क्या गलती हो गई। अब डीएम का ये काम होता है क्या कि आप हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हो, बौद्ध क्यों हो रहे हो? और आज भी अभी भी उनके फोन हमको आते हैं, हमारी बिजली काट दी, हमको ये कर रहे, वो कर रहे। डीएम पैर पकड़ रहा है उन लोगों के कि आप हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे हो। हमने, और फिर उन्होंने ये भी आक्षेप लिया कि नहीं धर्मांतर हुआ ही नहीं है।
इसको अफवाह बताई है डीएम ने। नहीं नहीं, ये कोई अफवाह हो गई है। अरे अफवाह किसको कहते हैं? लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने बौद्ध धर्म अपना लिया है, उसको ये कहते हैं कि अफवाह है। हमने कहा ठीक है, आपको लगता है ना अफवाह है। अब हमने जितने भी लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी उनके चेंज इन रिलीजन के फॉर्म भरवा लिए हैं। 236 लोगों ने कानूनी एफिडेविट लिखकर अभी हमको दिया है कि हमने हिंदू धर्म का त्याग किया है, हमने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। तो ये कल मेरी अशोका विजयादशमी के दिन मेरी मुंबई में सभा चल रही थी, वहां पर वाल्मीकि समाज के लोग भी आए हुए थे। मैंने उनको बताया कि देखो वर्ण व्यवस्था कैसी है आज भी गांवों में। जब आप किसी गांव में एंटर करते हो जहां पर उच्च वर्णियों के घर होते हैं, तो वहां पर आपको बिजली दिखाई देगी, अच्छे रास्ते दिखेंगे, पानी की व्यवस्था दिखेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और जहां पर ये डाउन ट्रोडन्स के घर शुरू हो जाएंगे तो वहां पे रास्ते खत्म हो जाते हैं, नालियां वहां पर छोड़ दी जाती है, बत्ती नहीं होती, पानी की व्यवस्था नहीं होती। तो ऐसी वाल्मीकि जो कम्युनिटी है उनके मोहल्लों का भी यही हाल है कि उनके मोहल्लों में सुअर घूम रहे हैं, गंदगी फैली हुई है और उसी गंदगी में ये लोग रहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के बाद देखो कितना बड़ा बदलाव आया। जिस वाल्मीकि मोहल्ले में सुअर घुमा करते थे, बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के बाद डीएम घूमने लग गया है। बिल्कुल, कितनी बड़ी ताकत है बुद्धा के धम्म में देखो। और हमें जब प्रशासन से फोन आए कि मैंने ये काम तो आपका होना चाहिए था। हमने क्या कहा है उनको कि आप चोरी नहीं करोगे, आप शराब नहीं पियोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, पंचशील की हमने उनको दीक्षा दी है। तो ये काम तो डीएम का होना चाहिए। हम तो उनका काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं कि एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे देश में। आपको उससे दिक्कत हो रही है? तो ये सारी व्यवस्था इस देश में ये किस तरह की व्यवस्था काम कर रही है, योगी, मोदी और इन लोगों को बहुत डर बैठा हुआ है कि इस धर्मांतरण से अब ये बड़ा ना हो जाए। अब इन लोगों के ऊपर 236 लोगों को जिस तरह से तंग किया जा रहा था डीएम के माध्यम से, पुलिस वालों के माध्यम से, मुझे वाल्मीकि समाज के लॉयर एसोसिएशन का फोन आया, उनके प्रेसिडेंट का फोन आया कि सर ये हमारे लोगों को इस तरह से तकलीफ दे रहे हैं। हम कानूनी तौर पर उन लोगों के साथ हैं, लेकिन अगर ये हमारे लोगों को इसी तरह से तकलीफ दे रहे हैं तो 10,000 वाल्मीकियों के साथ उसी करेड़ा गांव में हम लोग इकट्ठा होकर फिर से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। तो ये कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे स्प्रिंग को दबा कर रखते हैं, इनको लगता है कि हम दबा के रखेंगे, लेकिन जब ये बुमरैंग हो जाएगा ना इन लोगों के ऊपर। आज सिर्फ 236 वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने दीक्षा ली है, ये 236 के आगे जीरो बढ़ते जाएंगे और ये 236 के 2,36,000 हो जाएंगे, 20,36,000 हो जाएंगे, ये इनको पता भी नहीं चलेगा। तो आज वाल्मीकि समाज के एक बहुत बड़े नेता है संदीप वाल्मीकि जी का आपने नाम सुना होगा। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। उनको हमने कहा कि 14 अक्टूबर या अशोका विजयादशमी के दिन आप बौद्ध धर्म की दीक्षा सभी लोगों के साथ लीजिए। तो उन्होंने कहा सर अभी हम लोगों की इतनी तैयारी नहीं है और ये कानून भी है कोविड का, 50 लोगों से ऊपर आने नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के जयंती के दिन लाखों वाल्मीकियों के साथ हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। तो देखो किस तरह से रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है फिर से। आज हम लोग काउंटर रिवॉल्यूशन के स्टेज में हैं। अब काउंटर रिवॉल्यूशन से हम फिर से रिवॉल्यूशन में जा रहे हैं, फिर से बुद्धा का रिवॉल्यूशन शुरू होगा। और बुद्धा की जो टीचिंग्स है, ये देश के लोग जो आज उनका सम्यक दृष्टि जो खत्म की गई है, ये दृष्टि फिर से हम इस देश के लोगों को दे जाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने हाथरस में पीड़ित परिवार है उनको न्याय के लिए एक बड़ा संघर्ष किया, आप वहाँ गए, उसके बाद का ये परिणाम है कि कुछ वाल्मीकि सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं हम इस हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे। लेकिन ये पूरा न्याय की जो प्रक्रिया है उस परिवार को भी बहुत प्रशासन और शासन के तरफ से बहुत दबाया जा रहा है। तो उस न्याय की प्रक्रिया में हम कहाँ है अभी? देखो पहली बात तो न्याय में हमारा रिप्रेजेंटेशन कभी रहा ही नहीं जी। ये केसेस कब सामने आती है? जब वो गांव से बाहर निकलती है तब। ऐसे कितने सारे मामले होंगे जो गांव में ही दबा दिए जाते हैं, वो बाहर भी नहीं आते। दरअसल वो नाम नहीं लेना चाहिए था मीडिया को, पुलिस प्रशासन को। देखो कैसे काम करता है पुलिस प्रशासन। अगर किसी शेड्यूल कास्ट के बच्ची पर ऐसा अन्याय होता है, गैंगरेप होता है, तो पहले उसकी जाति बता दी जाती है कि ये इस जाति की है, ताकि पूरे देश के लोग खड़े ना हो। अच्छा वो दलितों का मुद्दा है, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों का मुद्दा है। तो ये भावना है लोगों की। जब किसी सवर्ण के साथ ये होता है, हालांकि वो भी इंसान है,
लेकिन किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है दो वर्गों के लोगों को। किसी सवर्ण के साथ होता है तो वो देश की लड़की होती है, और किसी शेड्यूल कास्ट के लड़की के साथ होती है तो वो वाल्मीकि की लड़की होती है। तो ये दुजाभाव क्यों होता है हमारे साथ? और न्याय की प्रक्रिया देखो कैसी है। एसपी, डीएम, ये सभी लोग उस मामले को दबाने के ऊपर लगे हुए थे। अगर उस बच्ची का डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होता तो आज उस परिवार के लोग जेल में होते। पूरा षड्यंत्र इस तरह से बनाया गया था कि ये जो मामला है ये गैंगरेप का है ही नहीं, ये मामला अब क्या कहते हो वो मर्डर होता है, जो परिवार के ही लोग मिलके मार, ऑनर किलिंग का मामला इसको डिजाइन कर रहे थे। एसपी का भी कहना है नहीं ऐसा हुआ है नहीं, ये फैमिली ऐसा है, ये लोग ही गलत है, इस तरह से। लेकिन हुआ क्या इस मैटर में, इस केस में सबसे बड़ा सबूत है कि बच्ची ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है जो वर्ल्ड के कोर्ट में डिनाई नहीं किया जा सकता, और इसलिए इन लोगों को मजबूरन उस बच्ची की बॉडी को रात को जला देना पड़ा। लेकिन ये इस तरह से बॉडी को रात में जलाना, ये इतना बड़ा अत्याचार है, ये बिल्कुल अमानवीय है। किसी भी जाति की रहे, किसी भी धर्म की रहे, किसी भी उम्र की वो महिला है, वो लड़की है, उसको इस तरह से रात में जलाना, ये क्या योगी सरकार को ऊपर से कोई ऑर्डर था? क्या परेशानी थी? या कुछ सबूत मिटाने थे, या केस को हल्का करना था, या जो आरोपी है उनको बचाना था? क्या कारण था कि लाश को रात को 12 बजे ले जाया गया, 2:30 बजे जलाया गया, परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाना? देखो, इनको डर था कि लड़की का अगर फिर से पोस्टमार्टम होता है और रियल रिपोर्ट्स, आज जितनी भी रिपोर्ट्स है ना, आपके पास सोशल मीडिया पे वो सारे रिपोर्ट्स ओपन है, किसी भी रिपोर्ट में रेप हुआ है या ऐसा कुछ अत्याचार हुआ है कहीं पर भी नहीं है। मुझे जब वो एसपी ने वो रिपोर्ट्स दिए, डीएम ने रिपोर्ट्स दिए, और मुझे उन्होंने कहा गया कि आप यहां से बताओ कि रेप वगैरह कुछ हुआ नहीं था, देखो रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं है। तो मैंने देखा कि बच्ची की सांस क्या ऐसी अपने आप ही रुक गई, चलते चलते रुक गई। क्या कारण क्या है? और इनकी जो थियरी है कि लड़की गिर गई, गिरने पे फिर उसकी हड्डी टूट गई और फिर उससे उसकी सांस रुक गई, ये इनकी थियरी है। लेकिन जब लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन वायरल हुआ, ये यूट्यूब पे आया, पब्लिक डोमेन पर आया, तब इन लोगों को ये कबूल करना पड़ा कि ये गैंगरेप है। क्योंकि इन लोगों का पहला लिपापोती का काम चल रहा था कि बच्ची की बॉडी को जला दो तो पोस्टमार्टम की मांग ही नहीं होगी। अगर मांग हो गई और बॉडी है तो फिर से न्यूट्रल हम लोगों को सही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देने होंगे। तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट सही नहीं आए, इसलिए इन्होंने बॉडी को ही जला दिया। तो हमारी पहली पिटीशन जो आज सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है, इसमें हमने डीएम को पार्टी बनाया है। इसमें हुआ क्या है, डीएम खुद ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने निचले जितने भी अधिकारी वर्ग है उनको सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन खुद बना हुआ है। अब यही डीएम एसडीएम उस फैमिली के घर जा रहे हैं और घर जाके कहते हैं कि हमारे 25 लाख वापस दे दो, तुम लोगों को न्याय चाहिए। तुमने कोर्ट में कहा, इन लोगों को इलाहाबाद कोर्ट लेके गए थे, लखनऊ को, जब 2 तारीख को शायद से 12 इसको इनकी डेट थी, तब कोर्ट ने पूछा कि क्या हुआ है आपके साथ, और फिर इन्होंने कहा कि हमको न्याय चाहिए, आपके पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। तो एसडीएम दूसरे दिन घर जाता है, बोलते तुम लोगों को न्याय चाहिए ना तो पैसे वापस दो। इसका मतलब क्या होता है? लेकिन ये पैसा तो कंपनसेशन है, कंपनसेशन है, ये तो कानूनी अधिकार है। इसलिए हमने क्योंकि जो मनीषा का भाई है सत्येंद्र, वो हमारे साथ फोन पे बना हुआ है, हमारी लीगल टीम उनको असिस्ट कर रही है। उनको कहा कि जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं आती कि वापस दे दो, तब तक कुछ करना नहीं है। और कोर्ट ऑर्डर जब उन्होंने दिया हमको, तो उसमें लिखा है इफ द फैमिली विशेस देन दे मे रिटर्न। मैं कहा है कि उनको नहीं चाहिए तो वो दे सकते हैं, और वो देने के बाद भी डीएम को डिस्ट्रिक्ट में एक अकाउंट बनाना है उनके नाम से और उसमें रखने हैं। तो वो ऑलरेडी कंपनसेशन है। ये कहता है कि नहीं चाहिए तो दे दो वापस हमको, यानी तुमको न्याय चाहिए ना तो फिर पैसे वापस दे दो। मतलब क्या, यानी पैसे ले लिए तो न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारी जो दो पिटीशंस है कि पहले तो इसको यूपी से बाहर चलाया जाए इस मैटर को, क्योंकि डीएम वही, पुलिस वाले वही, न्याय क्या मिलेगा हम सब लोगों को पता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को जो हमारा जो न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं।
बिल्कुल। तो वो बहुत बड़े एक नेगेटिव बात है हमारे बिल्कुल, हम इसको मोमेंट के साथ जोड़ते हैं, इस घटना को, उसके बाद की धम्म दीक्षा को भी हम इस मोमेंट के साथ जोड़ते हैं। हज़ारों फ़ोन हमें भी चैनल को आते हैं। अभी एक फ़ोन यूपी से आके गया कि 2 मिडल एज के व्यक्ति है जो भिक्षु होना चाहते हैं, जो जी। ट्रेनिंग लेना चाहते जी। हैं। ये एक उदाहरण है, और हज़ारों फ़ोन ऐसे आते हैं कि हमें धम्म दीक्षा लेनी है, हमें बौद्ध धर्म में आना है, जी। हिंदू धर्म को छोड़ना है। और केवल महाराष्ट्र यूपी नहीं तो All over झारखंड India, से लेके हाँ। उड़ीसा से लेके ऑल इंडिया से इस तरह के हमें फ़ोन आते हैं। लेकिन अब इस प्रक्रिया को आपका संगठन कैसे उसको इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट वाइज, सेंट्रलाइज, या फिर इस धम्म दीक्षा को एक बड़ा आकार देगा? क्या इसकी प्रोसीजर होगी आगे चल के? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी लगातार फोन आते हैं जी। कम बड़ा संख्या बड़ा में। उत्साह है लोगों में कि बौद्ध बहुत। धम्म में जाए। जी, हम देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अब भी स्थगित है, तो हमारा ये विजन है कि बाबा साहब का वो कार्यक्रम करना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ नागपुर में दीक्षा होने के बाद चंद्रपुर में दीक्षा हुई, वहां पर भी 2-2.5 लाख लोग थे, और 15 दिसंबर का 1956 का कार्यक्रम बाबा साहब का हो नहीं पाया। 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया, और मुंबई के जो रेस कोर्स मैदान पर बाबा साहब का धम्म दीक्षा का प्रोग्राम था, वो हमको करना है। बिल्कुल। और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आज छोटे छोटे पैमाने पर लोगों को तैयार कर रहे हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए, कि हमको ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इससे बाहर निकलना है और बौद्ध धर्म में आना है। इन लोगों के रजिस्ट्रेशन हमारे डेली शुरू है। हमारे शशिकांत जाधव जी हैं, रोज इनके पास फोन आते हैं, वो उनके नोट्स कर रहे हैं, हमारे नंबर्स उनके पास जाते हैं, डेली नोट कर रहे हैं। हम 2 साल 5 साल का ये फील्ड वर्क करेंगे, और एक साथ 10 लाख लोगों के साथ, 20 लाख लोगों के साथ बड़े ग्राउंड पे एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा करेंगे, और इस देश की व्यवस्था को नहीं, वर्ल्ड की व्यवस्था को बताएंगे कि इतने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई है, और वर्ल्ड को हम बताएंगे। हमको इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सीएम को कुछ बताना नहीं है, वो तो हमको बौद्ध मानने को तैयार नहीं है। वो हमको दलित आइडेंटिटी में जब तक हम लोग रहते हैं तब तक वो खुश है, लेकिन जैसे हम बौद्ध बनते हैं तो उनको बौद्ध धर्म से डर लगता है। मैं कभी कभी कहता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाके बौद्ध राष्ट्र से आया हूं, भारत बौद्ध राष्ट्र है, ऐसा दावा करते हैं, तो भारत में बौद्ध धर्म से डर क्यों लगता है? भारत में आप लोग बौद्ध धर्म से इतना क्यों डरते हो कि गुजरात में कानूनी तौर पर आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा के ऊपर बंदी लगा कर रखी है, धर्मांतरण के ऊपर बंदी है, तो इतना डर क्यों है आपको? और यूनाइटेड नेशन को डिक्लेरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है कि हम जितने भी माइनॉरिटी कमीशन में रिलीजन आते हैं उनको बढ़ावा देंगे। तो हम ये सारी बातें अब यूएन में रख रहे हैं कि ये लोग तो हमको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने नहीं देते, और बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के बाद ये हमको बौद्ध नहीं मानते, और बौद्ध धर्म की दीक्षा होने के बाद ये हमारी बिजली कट करते हैं, डीएम हमको प्रेशराइज कर रहा है। तो ये देश की व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है हम लोग, हमारा जो हक है, बाबा साहब का 15 अक्टूबर 1956 का जो स्पीच है, बाबा साहब कहते हैं कि अब घर में बहुत हो गया, अब घर घर में बहुत हो गया, अब बाहर कुछ तो दिखाओ। तो अब हमको बाहर जाना होगा। घर की जो व्यवस्था है ये हमारे हाथ में है नहीं। यहां घर का जो मुखिया है वो हमको घर का सदस्य मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए अब हमको बाहर जो ताकतें हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज है, उनके पास जाकर बताना है कि हम बौद्ध हैं, और उन लोगों के साथ हमको एफिलिएट करना होगा। बिल्कुल, आपने जिक्र किया बाबा साहब के 15 अक्टूबर के भाषण का। उसमें वो कहते हैं कि ये सोने जैसा, सुवर्ण जैसा धम्म मैंने आपके हाथों में दिया है, आप थोड़ा भी ऐसा अपना करते हुए मत करिएगा कि इस धम्म को ग्लानि आए। ये भाषा का उच्चारण वो करते हैं। और अब जिस तरह से हम धम्म दीक्षा ले रहे हैं, तो धम्म दीक्षा लेना और फिर बौद्ध धम्म का आचरण, उसमें 2 भाग है। हमें इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी प्रोग्राम करें या बड़ा कन्वर्शन करें, और उसके बाद में उनकी लाइफ में चेंज जो आता है उसको हम आचरण में बुद्ध धम्म के, इसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की व्यवस्था है, धर्मांतरण के पहले या धर्मांतरण के बाद उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए, ऐसी कोई व्यवस्था है हमारे पास? जी देखिए, 4 दिसंबर 1954 को बाबा साहब ने रंगून में ये स्पीच दिया था, जी बिल्कुल, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो बाबा साहब ने ये प्लान दिया है कि भारत में बुद्धिज्म को अगर रिवाइव करना है, पुनर्जीवित करना है, तो हमको क्या क्या करना होगा।
जो बात आपने कही है वो बाबा साहब ने वर्ल्ड के सामने कही है, बिल्कुल। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के, कि धर्मांतरण तो हो गया, लेकिन अगर वो मैकेनिज्म हमारे पास नहीं हुआ, देन दे विल स्लिप आउट टू अगेन टू द हिंदुइज्म। बिल्कुल। तो वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म है कि हमारे पास बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए, हमारे पास बुद्धिस्ट स्कूल होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए। आज मैं नागपुर में आपके स्टूडियो में आने का मौका मुझे इसलिए मिला क्योंकि आज हम उस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज हम लोग वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की नींव इस नागपुर में रखने के लिए आए थे, और वो जो जमीन हमको संपादित करने के लिए जो प्रोसेस करनी होती है वो करने के लिए हम यहाँ आए थे। तो हम सिर्फ बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं दे रहे हैं, दीक्षा होने के बाद ये लोग जाएंगे कहां पर? बिल्कुल। क्योंकि कैसा है, हमारे पास अपना स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा मैकेनिज्म नहीं है। दिन भर टीवियों के ऊपर बाल कृष्ण, बाल गणेश, बाल छोटा भीम ये दिखाया जाता है। लॉकडाउन के पीरियड में रामायण चला दिया, महाभारत चला दिया, साईं बाबा सोनी टीवी पर चल रहा है, तो दिन भर ये लोग घुसते हैं। तो हमारी व्यवस्था के ऊपर काम करने के लिए मीडिया तो हमारे पास है नहीं कि हमारे प्रोग्राम्स चलाए जाए, बुद्धा की टीचिंग्स क्या है ये बताया जाए, बाबा साहब का आंदोलन क्या है ये समझाया जाए, हमारे पास ये नहीं है। तो कम से कम हम इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से जा सकते हैं कि इसलिए हमने यहां पर नागपुर में हमें जो जमीन मिली है, यहां पर हमने वर्ल्ड की बेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रपोजल बनाया है। और इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया, सभी स्टेट्स में, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, हर स्टेट में इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, और जो सिलेबस हम लोग लाएंगे वो इंडिया का नहीं होगा, वो सीबीएसई, एसएससी बोर्ड ये नहीं होगा। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटीज हो या थाईलैंड की एमसी यूनिवर्सिटी हो, वियतनाम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हो, इन लोगों से टाई अप करके जो बच्चे आज हमारे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जा रहे हैं, कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं, वही यहां पर शिक्षा यहां पर दी जाएगी, ताकि हमारा जो वर्ग है वो एक बेटर एजुकेशन, उसको कॉम्पिटिटिव एजुकेशन वर्ल्ड में वो compete कर सके, ऐसा एजुकेशन हर एक स्टेट में हम शुरू कर देंगे। तो इससे होगा क्या, उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा तो ले ली, अब आचरण क्या करना है ये उस स्कूलों में से, उन कॉलेजेस में से, इंस्टीट्यूट्स में से, सेमिनरीज में से सिखाया जाएगा। और सिर्फ सिखाया नहीं जाएगा, हमारे जो लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, प्रीचर्स के माध्यम से फुल टाइम काम करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि बुद्धा का कौन सा मैसेज आपको लेकर जाना है। बाबा साहब क्या कहते हैं कि हमको बुद्धा का सोशल और मॉरल टीचिंग्स लोगों को, इंडियंस को देनी है। तो वो सोशल टीचिंग्स क्या है बुद्धा की, वो मॉरल टीचिंग्स क्या है? आज आप लोग जो देख रहे हो भारत की जो अवस्था है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे में नैतिकता ही नहीं बची है, देश के लोगों में नैतिकता नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही है, दिन दहाड़े खून हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये लैक ऑफ मॉरलिटी की वजह से हो रही है। इसीलिए हमको बुद्धा के मॉरल टीचिंग्स को आगे लेकर आना है। और ये ऐसा नहीं कि हम किसी को धर्मांध बना रहे हैं। बुद्धिज्म आपको माइंड का लिबरेशन है, माइंड के लिबरेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि इंसान किसी भी चीज का गुलाम नहीं होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अब ये जो हम लोग मोदी रिजाइम देख रहे हैं, मोदी रिजाइम में सबसे ज्यादा अंधभक्तों की निर्मित हो रही है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, यानी आप बोल नहीं सकोगे कि ये डॉक्टरेट कोई पीएचडी का बच्चा है, वो भी अंधभक्ति कर रहा है। नहीं, मोदी ने किया है ना तो अच्छा है, सोच समझ के किया होगा। हाँ, सोच समझ के किया होगा। देखो कैसे इनकी सम्यक दृष्टि को खत्म किया जा रहा है, देश की सम्यक दृष्टि को ही खत्म किया जा रहा है। और जब सम्यक दृष्टि खत्म हो जाएगी, ये अपने आप गुलाम हो जाएंगे। अब गुलाम बनाने के लिए हंटर चलाने की जरूरत नहीं है। टीवी के माध्यम से कितना 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर कर दिया, तो लोगों को लगता है अरे वाह इतना कर दिया। अरे 20 लाख करोड़ का मतलब क्या होता है? देश की लोक संख्या 132 करोड़ है। अगर ये 20 लाख करोड़ हर एक व्यक्ति को अगर बांटा जाए तो 15,500 करोड़ रुपए एक को मिलेगा। तो हम लोग सोच ही नहीं रहे। मोदी जी जो मन में आए बोल देते हैं, और यहां पे हम लोग मोदी 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 चिल्लाते रहते हैं। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर करते हो, एयर इंडिया बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, बीपीसीएल बेच रहे हो, एचपीसीएल बेच रहे हो, फिर इतना पैसा दे क्यों रहे हो फिर ये बेचना है तो? बिल्कुल।
राजरत्न जी, मैं एक निजी सवाल की तरफ आता हूँ। जी। ये पूछना शायद ऐसा जाहिर इंटरव्यू में ठीक रहेगा नहीं, लेकिन पूछना ज़रूरी भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि आप जैसे कहते हैं कि अम्बेडकरी परिवार से मैं हूँ, कुछ लोग इसे नहीं मानना चाहते। अच्छा। कि ये बहुत निजी प्रश्न है, जी, जी, लेकिन इसे पूछना भी ज़रूरी है जी, लोगों को। जी, शायद कुछ उसमें, क्योंकि जैसे आपने अंधभक्ति की बात की, तो जी। सिर्फ अंधभक्ति मोदी के तरफ नहीं, नहीं नहीं, है, हमारे में बाकी ज़्यादा है। हमारे भी समाज में कोई किसी का अंधभक्त है, कोई किसी का अंधभक्त है, जी। इसलिए ये निजी प्रश्न है, मगर पूछना जरूरी है। तो क्या इस बात में कितनी सत्यता है कि लोग कहते हैं कि ये अंबेडकर परिवार से, वैसे हम इस तरह के परिवारवाद को नहीं मानते, जो जी, बाबा साहब के जी, कर्म कर रहा है जी। वो बाबा साहब का सच्चा सुपुत्र है। Obviously। फिर भी ये सवाल मैं आपसे देखो, पूछ रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं बाबा साहब का वंशज हूं, जी। इसलिए अगर मेरे पीछे आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं आना। मैं बाबा साहब के विजन को अगर लेकर चल रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि हाँ हम बाबा साहब के विजन को लेकर चल रहा है, तो ही मुझे फॉलो करो, वरना बाबा साहब के परिवार का हूं, इसलिए मेरे पीछे पीछे बिल्कुल नहीं आना है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैंने उनको कभी, उनको उल्टा कोई ऐसा भक्ति करता है तो हम उसको निकाल देते हैं। हमको अंधभक्त नहीं चाहिए। अगर मैं बाबा साहब के विजन पे काम कर रहा हूं तो ही मुझे फॉलो करो। रही बात परिवार का है या नहीं है, देखो ये तो फैक्ट है। बाबा साहब के आप फैमिली फोटोज देख लो, वहां पर मेरे दादाजी बैठे हुए हैं, मुकुंदराव अंबेडकर। मुकुंदराव अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रबुद्ध भारत के सह संपादक, टॉप में उनका नाम आता है, और सह संपादक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम आता है। और इतना ही क्यों, हमारा परिवार अंबेडकर परिवार में सबसे क्या कहते हैं, रिस्पेक्टफुल परिवार है। बिल्कुल। बाबा साहब के नजर में सबसे रिस्पेक्टफुल फैमिली अगर कोई है तो वो आनंदराव की फैमिली है। बाबा साहब के बड़े भाई आनंदराव, जब रामजी बाबा की नौकरी चली गई थी, नौकरी चलने जाने के बाद बाबा साहब और आनंदराव दोनों छोटे थे और दोनों भी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। आनंदराव 4-5 क्लास आगे थे, बाबा साहब से आगे थे 4-5 क्लास, क्योंकि उम्र में वो बड़े थे। जब रामजी बाबा की नौकरी चली गई, तब रामजी बाबा ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, आनंदराव को, और कहा कि मेरी नौकरी अभी चली गई है और मैं आप सभी लोगों का एजुकेशन नहीं कर पाऊंगा, और मुझे बहुत उम्मीद है भीम से, मुझे भिवा से बहुत उम्मीद है कि ये बड़ा होकर जरूर कुछ बड़ा काम करने वाला है। तो मैं आपको विनती करता हूं, ये आप चांगदेव खैरमुड़े के 2nd वॉल्यूम में पढ़ सकते हैं, जो सभी लोगों को पता है। बिल्कुल। तो रामजी बाबा ने आनंदराव से कहा, मैं आपसे विनती करता हूं, देखो जो लिखा है वही बता रहा हूं, कि मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो बंद कर दे, और मैंने जो नौकरी देखी है, टाइम कीपर की जॉब उन्होंने देखी थी रिचर्डसन एंड क्रूडास कंपनी में, मैंने जो नौकरी देखी है, क्या आप वो नौकरी करोगे? उस बुक में जो लिखा है, आनंदराव कहते हैं कि बाबा, अगर किसी बड़ी इमारत का नींव होने का अगर मुझे मौका मिलता है तो वो मैं नींव होने को तैयार हूं। और अपने बड़े भाई ने, यानी बाबा साहब अंबेडकर जी के बड़े भाई ने, कि बाबा साहब पढ़ने चाहिए, इसलिए अपना शिक्षा है वो बंद कर दिया, और फिर नौकरी करके आधी सैलरी बाबा साहब के पढ़ाई के लिए और आधी सैलरी घर चलाने के लिए, ऐसा करके हमारा ये परिवार चला। और माता रमाई जब तक थे, लक्ष्मी, आप लोग देखते हो टीवी सीरियल्स भी चलती है, हमारा परिवार काफी छोटा परिवार है। आनंदराव जाने के बाद, आनंदराव, ये भी एक बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं आपको एक फैमिली इंफॉर्मेशन देता हूं। आनंदराव अंबेडकर जी की जब डेथ हो गई, तब लक्ष्मीबाई अपने महके चली गई कि अभी मेरे पति तो चले गए, अब मैं ये घर में कैसे रह सकती हूं। अब घर में कौन रहा करते थे? आनंदराव, भीमराव, यानी आनंदराव और बाबा साहब, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, और दोनों के एक एक बेटे, यानी यशवंतराव और मुकुंदराव। ऐसे 6 लोगों का ये परिवार था। अब आनंदराव की डेथ हो गई, तो आनंदराव की डेथ हो गई तो लक्ष्मीबाई को लगा अब मैं कैसे रह सकती हूं यहां पर, इसलिए वो अपने महके चली गई। महके चले जाने की खबर जब बाबा साहब को लगी, तो बाबा साहब लक्ष्मीबाई जी के महके पर जाकर उनको वापस राजगृह लेकर आए। राजगृह में जो अंतिम स्त्री जिनका देहांत हुआ वो मेरी परदादी थी, लक्ष्मीबाई। रमाबाई के भी डेथ के बाद लक्ष्मीबाई की डेथ हुई है। तो मेरे पिताजी का जन्म राजगृह में हुआ है। मेरे पिताजी को जो नाम दिया अशोक, ये बाबा साहब ने दिया है। अब ये जो मैं कह रहा हूं, ये
आप जो कह रहे हैं कि अब कुछ लोग कहते हैं कि ये बाबा साहब के परिवार के नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं पता है? यानी मेरे दादाजी अंबेडकर, मेरे पिताजी के लिए सामने भी ये कभी प्रश्न नहीं आया कि आप अंबेडकर परिवार के नहीं हैं। लेकिन जब अब मैं ये पब्लिक फोरम में आगे आ रहा हूं, सोशल लाइफ में जब मैं आगे आ रहा हूं और मैं बिक नहीं रहा हूं, मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं, मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं और अंडर द टेबल इनसे पैसे लेकर कोई XYZ पार्टियां खड़ी करके वोट नहीं तोड़ रहा हूं, तब इनको मुझसे थोड़ा सा डर लगने लगता है कि अगर ये आगे आ गया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। और जो अंधभक्तों की राजनीति है, अंधभक्तों को भक्तों को भगवान चाहिए होता है, तो उनको लगता है कि अगर ये खड़ा हो गया तो हमारा भगवान की कीमत कम हो जाएगी। तो ऐसे हार्डली 1% 2% लोग सभी समाज में होता है, सिर्फ हमारे यहां पर नहीं है, सभी समाज में होता है। तो मैं तो हमेशा ये देखता हूं कि हमारा जो परिवार है, बाबा साहब के परिवार में सबसे रिस्पेक्टफुल फैमिली हमारी है। मुकुंदराव अंबेडकर जी का और बाबा साहब का कितना पवित्र रिश्ता है, कितना प्यारा रिश्ता है। आप अगर देखोगे कि बाबा साहब के बाद धम्मक की जो मूवमेंट थी वो मेरे दादाजी के कंधों पर आ गई थी, मुकुंदराव अंबेडकर पर धम्मक की मूवमेंट आ गई थी। बाबा साहब के वो नेफ्यू है, बड़े भाई के बेटे हैं, कितना एज गैप होना चाहिए था, लेकिन 2.5 इयर्स में ही उनका भी देहांत हो गया। क्योंकि आज इस गांव में, कल उस गांव में, आज मैं कहीं पर भी जाता हूं, महाराष्ट्र में, कोंकण में जाता हूं, विदर्भ में जाता हूं, कोई ना कोई बुजुर्ग मुझे मिलता है और कहता है कि हमने आपके दादाजी के हाथों से दीक्षा ली थी। तो इतने वो घूमे बाबा साहब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद, मेरे दादाजी इतने गांवों में घूमे। और उस समय क्या, आज तो हमारे पास कार है, फ्लाइट में यहां बैठे 1 घंटे में नागपुर, 1 घंटे में मुंबई। उस समय क्या हुआ करता था, टेम्पो में बैठकर, गद्दे बिछाकर, इस तरह से बैलगाड़ी में बैठकर जाया करते थे। मैं, हमारा परिवार का एक क्या हेरिडिटरी है पता नहीं, मुझे भी वो सब रोग है, डायबिटीज और ये सब। तो हाई डायबिटीज में खाना खाने का वक्त नहीं, जो मिले वो खा लिया। 2.5 इयर्स में मेरे दादाजी चल बसे। और देखो ये आज से नहीं है, अंबेडकर परिवार से देखो, जब तक, इसलिए मैं कहता हूं कि माता रमाई जब तक थी, लक्ष्मीबाई जब तक थी, तब हमारा परिवार ऐसा था। क्योंकि जोड़ने वाले लोग भी तो होने चाहिए परिवार में, तब परिवार ऐसा था। जब माता रमाई चली गई और लक्ष्मीबाई चली गई, फिर ये दोनों भाई अलग अलग हो गए, यानी मुकुंदराव जी की फैमिली और यशवंतराव जी की फैमिली। बिल्कुल। तो और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अंबेडकर परिवार से सिर्फ हम ही रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा कहना है कि इसमें परिवारवाद को मत लाओ। जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज है वो आगे आएगा, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है वो नहीं आएगा। लेकिन यहां क्या होता है, यानी बाबा साहब ने जिस व्यवस्था के खिलाफ काम किया, उसी व्यवस्था को हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बिल्कुल। ये बहुत निजी सवाल था, पता नहीं दर्शक इसके बारे में, नहीं, मैं तो कहूंगा कि आपको इसको चलाना चाहिए। बिल्कुल, दर्शक क्या सोचेंगे पता नहीं, लेकिन मुझे लगा मैंने पूछ लिया। हम मोमेंट पे वापस आते हैं जी। बहुत लोग कहते हैं कि मोमेंट आगे बढ़ानी है, मोमेंट आगे बढ़ानी है, आंदोलन को आगे बढ़ाना, लेकिन क्या बढ़ाना ये पता नहीं। जी 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 जी। हम क्या आगे बढ़ाए, हर व्यक्ति ये सोचता है कि पॉलिटिकल आंदोलन ही आंदोलन है। और लोग ये भी सोचते हैं कि राजरत्न जी जो भी आंदोलन अभी कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन हो जाए। ये भी सोच है लोगों की। क्या है आंदोलन? एक तो आर्थिक आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन और सामाजिक सांस्कृतिक। पॉलिटिकल आंदोलन तो इससे ही बनेगा जब ये 4 आंदोलन मजबूत हो गए। इसके लिए आपका क्या काम चल रहा है? जी देखिए, मैं, बहुत लोगों का ये कहना है कि हम, कुछ लोग मुझे कहते भी है, क्योंकि कई सारे मंचों से मैं कहता हूं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला हूं। देखो, आज हम जो काम कर रहे हैं जी, ये बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। हम लोग नो डाउट पॉलिटिक्स करेंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि किसी बच्चे को जन्म देने के बाद उसको पाल पोस कर अगर बड़ा कर सकते हैं तो ही जन्म देना चाहिए, वरना वो 2 महीने में, 3 महीने में कुपोषित होकर मर जाएगा। इसलिए आरपीआई को क्या चाहिए? एक तो पहले आपका दिमाग किसी के कब्जे में नहीं होना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब आरपीआई को एस्टैब्लिश करने से पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को नष्ट करते हैं। यानी हमको शेड्यूल कास्ट की मेंटेलिटी से बाहर निकलना है। आज हम शेड्यूल कास्ट की मेंटेलिटी से बाहर ही नहीं निकलना चाहते।
हम सिर्फ ब्राह्मणों को दोष देते कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने हमको जाति में डाला। अरे हम भी तो दोषी है, हम जाति को छोड़ना नहीं चाहते, हमको जातियों को छोड़ना ही नहीं है, हम सिर्फ उसको गाली दे रहे हैं। अरे खुद को भी तो गाली देनी चाहिए। हम भी तो महारों का ही राजनीति कर रहे हैं, चमारों की राजनीति कर रहे हैं, क्यों हम देश की राजनीति नहीं करते? हमको देश की राजनीति में उतरना चाहिए। किसानों का मुद्दा हो, विद्यार्थियों का मुद्दा हो, स्त्रियों का मुद्दा हो, सब मुद्दों को हमको हाथ में लेना चाहिए। कितने लोग नीट के, हमारे जो शेड्यूल कास्ट की पार्टियां हैं, कितने शेड्यूल कास्ट के पार्टियों ने नीट के अगेंस्ट में आंदोलन किया? कितने लोगों ने किसान बिल के अगेंस्ट आंदोलन किया? कितने लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अगेंस्ट आंदोलन किया? हमारा आंदोलन क्या? हमारे पर बलात्कार हुआ, हमारे पर अत्याचार हुआ, संविधान को जलाया गया। देखो, ये आपको उस शेड्यूल कास्ट में ही रखना चाहते हैं कि आप उसी में खेलो, कास्ट मेंटेलिटी से बाहर ही नहीं निकलो। किसी मराठा को अगर आपको वोट देना है, वो तो क्यों देगा? मराठाओं के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? मैं तो कहता हूं, देश की राजनीति करते समय आपके पास ब्राह्मणों के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए कि मेरे देश में इतना % ब्राह्मण रहता है, तो आप मेरे आरपीआई को अगर वोट दोगे तो आरपीआई ब्राह्मणों के लिए यह काम करेगी। तो हम कास्ट मेंटेलिटी से निकलना ही नहीं चाहते। दरअसल हमको ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझना है, इस देश का एक घटक समझना है, देश का व्यक्ति समझना है। इसलिए तो बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मेंटेलिटी से बाहर निकाला। रिपब्लिक का मतलब क्या है? प्रजा, बिल्कुल, प्रजा की सत्ता होने वाली पार्टी। तो प्रजा कौन से जात की है, कौन से धर्म की है, इससे क्या लेना देना है? तो इसके लिए हमको क्या जरूरी है? देखो, मुझे 2019 के इलेक्शंस के लिए ऑफर्स आई थी। आपके नागपुर से मुझे नितिन गडकरी के अगेंस्ट में कंटेस्ट करने के लिए कहा गया था। मैंने कहा मैं नितिन गडकरी जी के नहीं, मैं मोदी जी के भी अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो व्यवस्था उनके हाथ में है, क्या उतनी व्यवस्था मेरे हाथ में है? वो 10 गाड़ियां लगा रहे तो मुझे 12 गाड़ियां लाकर दे रहे हो, ये व्यवस्था नहीं चाहिए मुझे। हमारा जो वोटर है, इनके शुगर फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, इनके स्कूलों में काम करता है, इनके कॉलेजेस में काम करता है, इनके टेक्सटाइल मिल में काम करता है। इन्होंने इनका वोट बैंक बांधने के लिए ये सारी सिस्टम्स खड़ी की। हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है। हमारा वोटर, मैंने प्रकाश अंबेडकर जी की रैलियां देखी, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा की हो। मैं सोलापुर में एक बार गया, जब उनकी सभा हो गई थी। सोलापुर की सभा इतनी विशाल हुई थी, 1-1.5 लाख लोग वहां पर आए थे, और हफ्ते भर में मैं वहां गया। मैंने अपने लोगों को कहा कि देखो, अब हम सोलापुर में घूम रहे हैं, एक भी ऑफिस दिख रहा है क्या आपको? यहां पर 2 महीने का गैप है। आज सभा हो गई, 2 महीने के बाद वोट पड़ने वाले हैं। इस 2 महीने में वोटर को बांधने के लिए हमारे पास क्या नियोजन है? शिवसेना की शाखाएं होती है, कांग्रेस की शाखाएं होती है, तो वो वोटर को उस माध्यम से बांध कर रखते हैं कि मेरे पोलिंग बूथ पे ये लोग बंधे हुए रहेंगे, मेरे पोलिंग बूथ पे ये लोग बंधे हुए रहेंगे। हमारे पास ये मैकेनिज्म ही नहीं है। तो ये मैकेनिज्म हम खड़ा कर रहे हैं, और ये मैकेनिज्म कैसे? सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, पॉलिटिक्स जब करना है तब करेंगे। आज मेरी एज 35 है, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस आती है। मेरे पास आज, अगर मैं 25 ईयर का स्पैन भी लेकर चलता हूं, तो मेरे पास 5 अटेम्प्ट्स हैं। कितने? 5 अटेम्प्ट्स। 25 ईयर्स, 5 अटेम्प्ट्स मेरे पास मिलते हैं, 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। पहले 3 अटेम्प्ट्स हम ये सारी व्यवस्था खड़ी करेंगे, और लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स में हम रिजल्ट देंगे। बिल्कुल, इमोशनल आंदोलन नहीं खड़ा करना है कि बाबा साहब का फोटो लेकर, अरे बाबा साहब का संविधान ये कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है हाथ में लेकर घूमने के लिए। उसमें पढ़ो वो क्या प्रोविजन है आपके लिए। बाबा साहब का फोटो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। बाबा साहब के विजन पे मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा आरएसएस काम करती है। आपको दे दिए फोटो, आपको दे दिए स्टैच्यूज, और सारे विजन ये कॉपी कर रहे हैं। बाबा साहब के विजन्स को कॉपी करके ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं, और हम बाबा साहब के फोटो कोई पकड़े हुए हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा अरे ये क्या। मैं जीता जागता एग्जांपल देना चाहूंगा। बाबा साहब का प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इस प्रॉब्लम ऑफ रुपी इस ग्रंथ पे आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई ये बैंकर्स बैंक है। बाबा साहब के विजन पर आज तो इंडियन गवर्नमेंट रही नहीं, भारत सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। ये मोदी सरकार आरबीआई से पैसे उठाती है, यानी आरबीआई स्थापन हुआ बाबा साहब की सोच पर, बेनिफिट ले रही है बीजेपी।
तो बाबा साहब के सोच पर अगर ये काम कर सकते हैं तो बाबा साहब की सोच पर हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? तो हमको तो पहले पता होना चाहिए कि बाबा साहब की एग्जैक्टली सोच है क्या। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, वर्कशॉप लेते हैं लड़कों बच्चों के गांव गांव में। अब हमने सोशल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, रिपब्लिकन फोर्स के माध्यम से गांव गांव में सभी लोगों को, जितने भी लॉयर्स हैं, सब लॉयर्स को हमने कहा है कि इस फोर्स में आप लोग अपना योगदान दीजिए। जहां कहीं पर भी घटना होती है, एट्रोसिटी होती है, ये हमारी रिपब्लिकन फोर्स विदाउट एनी मनी, एक भी रुपया विक्टिम के फैमिली से नहीं लेगी, सब केसेस हम लोग लड़ेंगे। वहां पर रिपब्लिकन फोर्स गांव गांव में जाकर लोगों को एजुकेट करेगी। एफआईआर कैसे लिखना है ये तक हमको नहीं पता है, और हमको शासन में जाना है। एफआईआर कैसे लिखा जाता है वो, क्योंकि मैंने हाथरस का एफआईआर पढ़ा, 4 सेंटेंस का एफआईआर, ना उसमें कोई सेक्शंस डाले गए, ना कुछ मांग की गई, कुछ नहीं। इसलिए 99% हमारे जो केसेस जाते हैं वो सारे बरी हो जाते हैं, गुनेगार बरी हो जाते हैं। नितिन आगे का प्रकरण देख लो, खैरलान जी का प्रकरण देख लो, ये सभी लोग क्यों बरी होते हैं? क्योंकि हमको वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज देने वाले लोग अब हम तैयार कर रहे हैं, गांव गांव में वो माध्यम से काम करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे क्या है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हम लोग हमेशा कोई एट्रोसिटी हो गई तो हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करते हैं। मैं तो आज आपके चैनल से सबको ये बताना चाहूंगा, ये मांग ही गलत है। हमको कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चाहिए। आपको न्याय जल्दी चाहिए या न्याय चाहिए? जल्दी जल्दी में वो न्याय देंगे किस हिसाब से? SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन है। हमको कोई नई मांग करनी नहीं है, हमको सिर्फ उंगली रखनी है कि आपने ही बताया है, ये गाइडलाइन आपने ही दी है। स्पेशल कोर्ट दो हमको। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शर्मा तिवारी को बिठा दोगे, वो क्या आपको न्याय देगा? यहां पर स्पेशल कोर्ट है आप लोगों के लिए। हम कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं। हमको एट्रोसिटी एक्ट नहीं पता कि इसके प्रोविजंस क्या है, इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, कुछ नहीं पता है। तो लोगों को अब हमको जागरूक करना होगा, और यही लोग आगे चलकर आपके आरपीआई को खड़ा करेंगे। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि आपके पास 5 अटेम्प्ट और है, 5 सालों का ऐसा स्पैन पकड़े। इन 5 सालों के इस 5 अटेम्प्ट में आपके आंदोलन का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक हो, नेशनल एजेंडा क्या होगा? ये आखिरी सवाल है इस संवाद का। ओके, देखिए, नेशनल एजेंडा, पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन पॉलिसीज। यस, पॉलिसी, हम देश को पॉलिसी देना चाहते हैं कि देखो, हम लोग इसको कहते हैं राजनीति। इसको अगर बाइफरकेट करके आप लोग देखोगे तो ऐसी नीति हमको बनानी है जिससे इस देश के लोग राज करें। आज हमारे पास वो नीतियां ही नहीं है, पॉलिसीज ही नहीं है जिससे आम आदमी राज कर सके। 5 साल के लिए लोग अपना वोट का अधिकार देते हैं और गवर्नमेंट चुनते हैं ताकि हम लोग शांति से अपना अपना काम कर सके, किसान अपना काम कर सके, गृहिणी अपना काम कर सके, कर्मचारी वर्ग अपना काम कर सके। तो देखिए, एक समय था जब बुद्धिज्म के ऊपर बेस्ड, पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड होकर ये देश सोने की चिड़िया कहलाया गया था। तो वही बुद्धा के पॉलिसीज को फिर से इंप्लीमेंट करना, इस देश के हर एक व्यक्ति को पावरफुल बनाना। हमारे पास आज ये जो मोदी गवर्नमेंट देख रहे हैं, विदाउट एनी पॉलिसीज काम कर रहे हैं, सिर्फ वो दिन ढकेल रहे हैं और देश की यंत्रणाओं को बेच रहे हैं। हमको अगर सही में सरकार बनाने का मौका मिले तो ऐसी पॉलिसीज हम बनाएंगे। आज मराठा वर्ग आरक्षण के लिए रास्तों के ऊपर है। क्यों मांग रहे हो आरक्षण? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उंगली रखो, आर्टिकल 21 के ऊपर उंगली रखो कि एजुकेशन ये जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, बस इसके ऊपर ही उंगली रखो। रिजर्वेशन मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा एक भी बच्चा एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये संविधान कहता है, लेकिन हम उसको मान ही नहीं रहे। हमको रिजर्वेशन के लिए मांग रहे हैं कि हमको इतनी सीट रिजर्व करो। क्यों? अगर आप राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो तो एजुकेशन के लिए करो। नीट क्यों लागू करना पड़ रहा है? तो ऐसे कानून ही बनाने नहीं पड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था इस देश में कि इस देश का हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, ये हमारा जो काम है उसके लिए हम लोग आज देखो किसान रास्तों के ऊपर है अपना काम छोड़ के। तो ऐसी व्यवस्था, डिस्टर्ब जो देश हुआ है, इसमें से हम बाहर निकालकर सभी लोगों के लिए जो पॉलिसीज होती है
वो हम डिजाइन करके काम करेंगे। बिल्कुल, सभी के लोगों के लिए जो पॉलिसीज होते हैं, इसका सीधा मतलब जो बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसकी पॉलिसी हमें लानी है। ये थे राजरत्न अंबेडकर जी जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। राजरत्न अंबेडकर जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। Thank you. इतने व्यस्त रहते हैं, देश में घूमते हैं, मूवमेंट के लिए, आंदोलन के लिए, विदेशों को भी दौरे करते हैं। ऐसी व्यस्तता में भी आपने आवाज़ इंडिया टीवी को वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे थे आवाज़ विशेष। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।